हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में पहले ही मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है, चूँकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। हाल ही के वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने मात्रा, संगठन के साथ साथ व्यापार की दिशा के संबंध में आमूल परिवर्तनों का अनुभव किया है। यद्यपि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल 1% है, तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप पैटर्न की पड़ताल करें। वर्ष 1950 से 51 में भारत का वैदेशिक व्यापार का मूल 1214 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 44,29,762 करोड़ हो गया है। क्या आप 1950-51 के मुकाबले 2016-17 की प्रतिशत वृद्धि का परिकलन कर सकते हैं? विदेशी व्यापार में इस तीव्र वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे कि विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी गतिशील उठान, सरकार की उदार नीतियां तथा बाजारों की विविध रूपता आदि। समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव आया है। यद्यपि यहाँ पर आयात एवं निर्यात दोनों की मात्रा में वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान भारत के विदेश व्यापार में निर्यात एवं आयात के बीच अंतर का फैलाव को दिखाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, ये तो ओल्ड है, हम लोग नया वाला पढ़ेंगे, अलग वीडियो में बना दूंगा। निर्यात को दिखाया गया है, ये वाला निर्यात को दिखाया गया है, और आयात ये वाला। भारत आयात ज़्यादा करता है। भारत का विदेश व्यापार 2004 से लेकर 5 में निर्यात 3,75,340 था, आयात 5,01,065 था। कुल व्यापार हो गया 8,76,405, और हम लोग माइनस में हैं, और अभी भी हम लोग माइनस में ही है। भारत का निर्यात संगठन 2009-17 कृषि एवं समवर्गीय उत्पाद 2009-10 में है 10, और 2010-11 में 9.9, 2015-16 में 12.6, 2016-17 में 12.3, अयस्क एवं खनिज 4.9, 4, 1.6 और 1.9, विनिर्मित वस्तुएं 67.4, 68, 72.9, 73.6, पेट्रोलियम एवं अपरिष्कृत उत्पाद 16.2, 16.8, 11.9, 11.7, अन्य वस्तुएं 1.5, 1.2, 1.5 और 0.5 आपका हो गया 2017। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठकों में समय के साथ बदलाव आए हैं। इसमें कृषि तथा समवर्गीय उत्पादों का हिस्सा घटा है, जबकि पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। अयस्क खनिजों तथा निर्मित सामानों का हिस्सा वर्ष 2009 से 10 से 2010 से 11 तथा 2015 से 16 से 2016 से 17 तक व्यापक तौर पर लगातार स्थिर सा रहा है। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का कारण मुख्यतः कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। कृषि उत्पादों के अंतर्गत कॉफ़ी, काजू, दालों आदि जैसी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। हालांकि पुष्प कृषि उत्पादों, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों तथा चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात मूल्य में अकेले 73.6% की भागीदारी अंकित की गई है। चीन तथा अन्य पूर्वी एशियाई देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। भारत के विदेश व्यापार में मनी रत्नों तथा आभूषणों के एक व्यापक हिस्सेदारी है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। लेटेस्ट में आपका हम लोग आयात ज़्यादा किसे करते हैं? चीन से, जो कि निगेटिव में है। और निर्यात हम लोग सबसे ज़्यादा किसको करते हैं? यूएसए। उसके बाद हम लोग यूएई को करते हैं।
उसके बाद चीन को। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर कौन है? यूएसए में पॉजिटिव में है। भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप। भारत में 1950 एवं 1960 के दशक में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया है। उस समय आयात की प्रमुख वस्तुएं खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपस्कर आदि थे। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था, चूंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यातों से अधिक थे। 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया, लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में उछाल आया। फलतः आयात बजट भी बढ़ गया। खाद्यान्नों के आयात की जगह उर्वरकों एवं पेट्रोलियम ने ले ली। मशीन एवं उपस्कर, विशेष स्टील, खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं। तालिका 8.4 में आयात के बदलते प्रारूप का परीक्षण करें तथा उसमें हुए परिवर्तन को समझने का प्रयास करें। देखते हैं, ये आपका 8.3 दिखाया गया। कुछ प्रमुख उपयोगी वस्तुओं का निर्यात हम लोग करते हैं। कृषि एवं समवर्गी उत्पाद 2016-17 में 2,28,001, एस्क एवं खनिज 35,947 रुपये का, मतलब करोड़ रुपए का, निर्माणक सामान का 13,63,232 करोड़, खनिज ईंधन एवं लुब्रिकेंट्स का 2,16,280 करोड़। ये पुराना डाटा है। तालिका 8.4 यह दर्शाती है कि पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। इसे न केवल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में भी होता है। इससे बढ़ते हुए औद्योगिकरण और बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी कदाचनिक मूल्य वृद्धि भी एक अन्य कारण रही है। निर्याताभिमुख उद्योगों एवं घरेलू क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग के कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में एक स्थिर वृद्धि होती रही है। गैर विद्युतिक मशीनरी, परिवहन, उपस्कर, धातुओं के विनिर्मितियाँ तथा मशीनी औजारों आदि पूंजीगत वस्तुओं की मुख्य मदें होती थी। खाद्य तेलों के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य तथा समवर्गी उत्पादों के आयात में कमी आई है। भारत के आयात में अन्य प्रमुख वस्तुएं में मोती तथा उपरत्नों, स्वर्ण एवं चांदी, धातुमय अयस्क तथा धातु छीजन और लौह धातुएं तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि आते हैं। वर्ष 2016-17 के भारत के कुछ प्रमुख वस्तुओं के आयात के विवरण तालिका 8.5 में दिए गए हैं। 8.4 को हम लोग देखते हैं। 2009-17 ये भी पुराना डाटा है। उपयोगी वस्तुएं, खाद्य एवं संबंधित वस्तुएं 2009-10 में 3.7 है और 2016-17 में 5.6 है। ईंधन, कोयला, POL 1909-10 में कितना दिया? 33.2% में दिया हुआ है और ये 2016-17 में 26.7। उर्वरक 2.3 और 1.3। पेपर बोर्ड, विनिर्मित और न्यूज़ प्रिंट 0.4 और आपका 2016-17 में 0.9। पूंजीगत वस्तुएं 15 है और 16-17 में आपका 13.6। अन्य हो गया 42.6 और इसका 37 है। ये आपका मेंस राइटिंग में आपका काम आएगा, वो भी इकोनॉमिक्स सेक्शन में। तालिका 8.5 के आंकड़ों के आधार पर कुछ क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में सभी वस्तुओं को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करें और भारत के 2016-17 की आयात सूची की प्रमुख 5 वस्तुओं के नाम लिखें। भारत एक कृषि की दृष्टि से समृद्ध देश होते हुए भी खाद्य तेलों एवं दालों का आयात क्यों करता है? 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं को तथा 5 सबसे कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को चुनकर उन्हें दंड आरेख द्वारा सजाएं या दर्शाएं। क्या आप आयात सूची में कुछ ऐसे मदों को पहचान सकते हैं जिनके विकल्प भारत में विकसित किया जा सकते हैं?
ये आपका 8.5 को दिखाया गया है। कुछ प्रमुख वस्तुओं को आयात को दिखाया गया है। उर्वरक एवं उर्वरक विनिर्मितियाँ 33,726 करोड़, खाद्य तेल 73,048 करोड़, लुगदी तथा अपशिष्ट पेपर कागज 6,537 करोड़, अलौह धातुएं 2,62,961 करोड़, लोहा और इस्पात 55,278 करोड़, पेट्रोलियम एवं उत्पाद 5,82,762 करोड़, मोती बहुमूल्य एवं अल्प मूल्य रत्न 1,59,464 करोड़, चिकित्सीय एवं फार्मा उत्पाद 33,504 करोड़, रासायनिक उत्पाद 1,47,350 करोड़। ये भी पुराना डाटा है। व्यापार की दिशा। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों एवं प्रमुख व्यापारी गुटों के साथ वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्रानुसार एवं उप क्षेत्रानुसार व्यापार तालिका 8.6 में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं भारत के आयात व्यापार की दिशा करोड़ में। 2016-17 यूरोप 4,03,972, अफ्रीका 19,372 करोड़, उत्तरी अमेरिका 1,95,332 करोड़, लैटिन अमेरिका 1,15,762 करोड़, एशिया एवं आसियान 15,44,520 करोड़। अभी लेटेस्ट में आपका है चीन। चीन से हम लोग ज़्यादा आयात करते हैं और निर्यात हम लोग सबसे ज़्यादा यूएसए को करते हैं। इम्पोर्टेंट यही है। भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को दुगना करने का है। इसने इस दिशा में पहले से ही आयात उदारीकरण, आयात करों में कमी, डी लाइसेंसिंग तथा प्रक्रिया से उत्पाद के एकस्व पेटेंट में बदलाव आदि अनुकूल उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है। हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान जैसे पड़ोसी राज्यों में सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और प्रकृति ने हमें एक लंबी तटरेखा प्रदान की है। जल सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करता है। समुद्री यात्राओं की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। यहाँ तक कि कई स्थानों के साथ उपनाम पतन जुड़ा हुआ है। भारत में समुद्री पत्तनों का एक रोचक तथ्य है। यह है कि इसके पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन है। पत्तन पर माल को उतारना दिखाया जा रहा है। ये भारत मुख्य पतन एवं समुद्री मार्गों को दिखाया गया है। आइए देखते हैं हम लोग। ये कांडला हो गया, कांडला गुजरात। ये मुंबई हो गया, मुंबई से कराची 500 समुद्री मील है। अदन से मुंबई 1660 समुद्री मील है आपका। माहे से मुंबई 1750 समुद्री मील। केप टाउन से मुंबई 4800 समुद्री मील। फिर आपका मुंबई से मार्मागांव कहाँ है आपका, गोवा में। फिर मुंबई से कोलंबो 890 समुद्री मील है आपका। बेंगलुरु कहाँ है तो आपका कर्नाटका में है। कोच्चि कहाँ है तो आपका केरल में है, केरल। तूतीकोरिन कहाँ है तो तमिलनाडु में है। बेंगलुरु से तूतीकोरिन और ये आपका कोलंबो ये आपका मुंबई से कोलंबो 890 दिखाया जा रहा है। चेन्नई से कहाँ जा रहा है, चेन्नई से कोलकाता। ठीक है, चेन्नई से कोलकाता हो गया। चेन्नई से यांगून 700 किलोमीटर हो गया। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर 700 समुद्री मील। और चेन्नई से पेनांग 1300 समुद्री मील आपका दिखाया जा रहा है। चेन्नई आपका क्या है, आर्टिफिशियल पत्तन है, कृत्रिम। और ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये आपका हल्दिया को दिखाया जा रहा है। पारादीप कहाँ है, ये उड़ीसा में पूछा जाता है। हल्दिया और कोलकाता हो गया वेस्ट बंगाल।
क्या आप इन दोनों तटों पर पत्तनों की अवस्थिति की भिन्नता के कारणों का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पश्चिमी तटों वाले पर क्या होता है? दंतुरित तट होते हैं। वालों में दंतुरित दंतुरित तट तट होते हैं। दंतुरित मतलब उबड़ खाबड़, ऐसे करके उबड़ खाबड़, और जिसके कारण प्राकृतिक बंदरगाह के लिए उपयुक्त होते हैं। और पूर्वी में क्या होता है? पूर्वी में होगा दंतुरित तट नहीं होते हैं, जिसके कारण यहाँ ज़्यादा मानव निर्मित है, मानव निर्मित पतन है और कम है पश्चिमी तटों के अगर कंपेयर करेंगे तो पूर्वी तटों में कम रहेगा। यद्यपि भारत में पतनों का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पतनों का उभरना यूरोपीय व्यापारियों का आगमन तथा अंग्रेजी द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। इसी कारण देश में पतनों के आकार और गुणवत्ता में विविधता आई है। यहाँ पर कुछ पतन ऐसे हैं जिनके पास विस्तृत प्रभाव क्षेत्र है, जबकि कुछ के पास सीमित प्रभाव क्षेत्र है। वर्तमान में 12 नहीं है, अभी टोटल आपका 18 है। आई थिंक हाँ 18 ही है, 18 है टोटल। 13 है आपका, 13 बंदरगाह है लेटेस्ट में। और 200 छोटे या मझोले पतन है। प्रमुख पतनों के संबंधों में केंद्र सरकार नीतियां बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है। छोटे पतनों के लिए राज्य सरकारें नीतियां बनाती है, वह नियामक क्रिया निभाती है। प्रमुख पतन कुल यातायात के बड़े हिस्से का निपटान करती ही है। अंग्रेजों ने इन पतनों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेशों के संसाधनों के अवशोषण केंद्र के रूप में किया था। आंतरिक प्रदेशों में रेलवे के विस्तार ने स्थानीय बाजारों को क्षेत्रीय बाजारों और क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजारों तथा राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की सुगमता प्रदान की। यह प्रवृत्ति 1947 तक बनी रही। यह अपेक्षा की गई थी कि देश की स्वतंत्रता इस प्रक्रम को उलट देगी, परंतु देश के विभाजन से भारत के दो अति महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए। कराची पत्तन पाकिस्तान में चला गया, चिटगांव पत्तन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में चला गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पतन को विकसित किया गया, जैसे कि पश्चिम में कांडला गुजरात और पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर का विकास हुआ। इस बड़ी हानि के बावजूद देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय पत्तन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। आज भारतीय पत्तन विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार का भी निपटान कर रहे हैं। अधिकतर पत्तन आधुनिक अवसंरचना से लैस है। पहले पत्तन के विकास एवं आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी सरकारी अभिकरणों पर थी, लेकिन काम के बढ़ने और इन पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तनों के समक्ष बनाने की आवश्यकता ने भारत की पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमियों को आमंत्रित किया। आज भारतीय पत्तनों के नौ भार निपटान की क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन से 2016 में 837 मिलियन टन से अधिक बढ़ गई है। अपने पृष्ठ प्रदेशों के साथ कुछ भारतीय पत्तन अग्रलिखित है। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कांडला पत्तन को देश की पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पत्तन पर दबाव को घटाने के लिए एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है ताकि कांडला पत्तन के दबाव को घटाया जा सके। कांडला पत्तन पूछा जाता है आपका कहाँ है, तो गुजरात में है। पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं का चिन्हांकन मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र पर सुस्थिर नहीं होता। अधिकतर मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन कर सकता है। मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन यह है। यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा तथा 610 किलोमीटर चौड़ा है।
जिसमें 54 गोदियाँ और देश के विशालतम टर्मिनल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के भाग मुंबई पत्तन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को नहवा सेवा में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। ये पूछा जाता है ननासोबा। जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, मुंबई। ज्वारी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मार्मागाओ पत्तन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लौह के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में हुए पुनर्प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ा। कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेशों में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। ये पूछा जाता है गोवा पत्तन से लौह के कहाँ निर्यात करता है? तो जापान को। न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में स्थित है और लौह सांद्र के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। यह पत्तन भी उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट पत्थर, सीरा मतलब दारू, शराब आदि का निपटान करता है। पृष्ठ कर्नाटक इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। ये आपको दिखाया गया है, वायुमार्ग को दिखाया गया है। वायुमार्ग को हम लोग पहले देख लेते हैं। बेम्बानद कायाल, जिसे अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है। इस पत्तन को सुएज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने के लाभ प्राप्त है। यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये पूछा जाता है बेम्बानद कयाल कौन से राज्य में है? तो केरल राज्य में है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के प्रारंभिक लाभ प्राप्त थे। इस पत्तन में ने विशाखापट्टनम, पारादीप और उसकी अनुषंगी पत्तन हल्दिया जैसी अन्य पत्तनों की ओर निर्यात के दिक् परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक खो दी है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से भी जूझता रहा है, जो कि उसे समुद्र से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। इन सब के अतिरिक्त यह पत्तन हमारे भूटान और नेपाल जैसे स्थलरूढ़ पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया है। यह स्थल नौभार जैसे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट एवं जूट उत्पाद, कपास तथा सूती धागों का आदि निपटान करता है। पारादीप पत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए निपटान विकसित किया गया है। इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। पूछा जाता है पारादीप पत्तन कहाँ है? तो उड़ीसा में है, महानदी नदी पर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। एक बाह्य पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित यह सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है, आर्टिफिशियल है। ये पूछा जाता है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है चेन्नई वाला, जिसे 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। तमिलनाडु में नई विकसित एन्नोर पत्तन चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई है। एन्नोर पत्तन पूछा जाता है कहाँ है? तमिलनाडु में है।
तूतीकोरिन पतन का विकास भी चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है। आइए ऊपर कुछ मैप को देखते हैं जो भारत वायुमार्ग को दिखाया गया है। ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, ठीक है। ये लाहौर हो गया, काबुल लाहौर हो गया पाकिस्तान में, अमृतसर, चंडीगढ़, कुल्लू आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, मेन आपका हो गया दिल्ली से आपका हर जगह जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। आप लोग को रोक के देख सकते हैं। हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें लंबी दूरी वाले उच्च मूल्य वाले या नाशवान सामानों को कम से कम समय में ले जाने व निपटाने के लिए लाभ प्राप्त होते हैं। यह भारी और स्थूल वस्तुओं के वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है। यही कारण अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में इस क्षेत्र की भागीदारी को घटा देता है। देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। लेटेस्ट में आपका 34 है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कन्नूर है। आप इससे पहले अध्याय में वायु परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप परिवहन पर अध्याय को देखें और भारत में वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को ज्ञात करें। अभी सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है तो यूपी में है। कितना है आपका 5। उसके बाद केरल में है, उसकी 4 है। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और अंतर्देशीय क्या कहता है तो दो राज्यों के बीच व्यापार को अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है किसके द्वारा? समुद्र और वायु के द्वारा। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा न्यू है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।